हाँ भाई, सब लोग सुन पा रहे हो ना? रिस्पॉन्ड करो। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून शांतनु, अनिकेत, प्रेरणा। प्रेरणा, चलो ठीक है। अ, हम लोग, हाँ, हम लोग लास्ट क्लास में गॉस लॉ पढ़ रहे थे। शायद गॉस लॉ खत्म भी हो गया था अपना, है ना? गॉस लॉ में क्या देखा था हम लोगों ने कि जो चार्ज, जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक क्लोज सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स। ठीक। इस पे हम लोगों ने काफी सारी चर्चा की थी, मेटल पे भी आए थे, वगैरह वगैरह। अब हम लोग, एक सेकंड बेटा। हम्म, अब हम लोग क्योंकि गॉस लॉ पढ़ चुके हैं, हम कुछ और नई चीजें पढ़ेंगे मेटल के बारे में। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये देखेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं ये मेरे पास एक कंडक्टर है। ठीक है। इसके सरफेस पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काटा है, लेट्स से ये मेरा छोटा सा एलिमेंट हो गया। इसके सरफेस के जस्ट पास में, बगल में एकदम, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये मान लीजिए पॉइंट पी है, तो मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा, ये बताना है। ठीक है। किसी भी मेटेलिक सरफेस के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये मुझे बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी कुछ कुछ डायग्राम बना चुका हूँ, मैं अलग से सेपरेट डायग्राम बनाता हूँ। लेट्स से ये मेरे पास एक मेटेलिक बॉडी है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मैंने एक काम किया, मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया। मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया जो इस पॉइंट पी से पास होता है। इस पॉइंट पी के बारे में मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन पहले से है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। तो मैंने किसी तरीके से सिमेट्रिकल शेप ढूंढने की कोशिश करी जिससे कि मैं यहाँ पर गॉस लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकाल पाऊँ। बहुत मेहनत करने के बाद मेरे को एक शेप समझ में आया जो कुछ हद तक सिमेट्रिकल है, वो कुछ ऐसा होगा। ये एक बहुत ही छोटा सा सिलेंडर है, इसका जो एरिया है वो डीएस है, और क्योंकि डीएस है तो डीएस वेक्टर ऐसा होगा। ठीक है। एरिया है ना, तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा, डीएस वेक्टर कुछ ऐसा है। ठीक है। अच्छी चीज क्या हुई ना यहाँ पे कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गए। अब इस ये जो क्लोज सरफेस है इसके पास तीन सरफेस है, ये बाहर वाला सरफेस, ये अंदर वाला सरफेस और ये सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है। ये कर्व्ड सरफेस और दो प्लेन सरफेस। मैं इसमें से निकलने वाला फ्लक्स लिखूंगा और इसके ऊपर रखा हुआ चार्ज लिखूंगा। उसका यूज करते हुए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूंगा। मैं कहूंगा इस वॉल्यूम के अंदर अगर यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो इस वॉल्यूम के अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर जो छोटा सा चार्ज डी क्यू होगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस, ये वाला एरिया इंटू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ सिग्मा क्या है? सिग्मा इस पॉइंट की लोकल चार्ज डेंसिटी है, इसी पॉइंट के आसपास पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है आपका सिग्मा। तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस इसके अंदर आएगा। ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कहता है हमारा गॉस लॉ।
सो दिस इम्प्लाइज अगर मैं यहाँ पर ई वेक्टर और डीएस वेक्टर लिखूंगा तो देखिए मैंने कहा था 3 सरफेसेस होंगे। ये जो ऊपर वाला प्लेन बाहर वाला जो प्लेन सरफेस है ई वेक्टर और डीएस वेक्टर उसके लिए सेम डायरेक्शन में है, तो इसके लिए डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ई इंटू डीएस। कर्व्ड सरफेस के अलोंग है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपके मेटेलिक सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए कर्व्ड सरफेस के पैरेलल हो गया, मतलब उसके एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया। तो कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस ये जो अंदर वाला सरफेस है, क्योंकि मेटल के अंदर है हम, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर भी आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो नेट फ्लक्स कितना है, सिंपली ई इंटू डी एस, एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है, सिग्मा डी एस बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमें मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है किसी भी मेटल के सरफेस पे वो कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसके ऊपर और ज्यादा चर्चा करें तो मैं कुछ और भी बातें इस बारे में बताना चाहूंगा आपको, उसके लिए लेकिन पहले आपको ये कॉपी करना होगा, फिर मैं इसमें और ज्यादा बातें बताऊंगा आपको। ठीक है, फटाफट पहले कॉपी कर लो। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, जब मैं फ्लक्स लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जब हम लिखते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड या इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ बॉडी, इट इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, ई वेक्टर क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। फ्लक्स के लिए आप जो इंटीग्रेशन ई वेक्टर और डीएस वेक्टर लिख रहे हैं, इसमें ई वेक्टर किसी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बल्कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने क्या देखा कि मेटेलिक सरफेस के बगल में, मेटेलिक सरफेस के बगल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेटेलिक बॉडी की वजह से नहीं है, बल्कि दुनिया के हर एक चार्ज की वजह से है। आसपास में जितने चार्जेस रखे हैं सबका इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ लो, अगर इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड at the vicinity of the in the vicinity of a conductor is given by sigma by epsilon naught along the normal to the metallic surface। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सर ई वेक्टर जो यहाँ पे है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में किस किस का रोल है, कहाँ कहाँ का योगदान है, दुनिया के सारे चार्जेस। कहने का मतलब एक चीज समझो, अगर हम इस पॉइंट के, सिमेट्रिक सरफेस है,
इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। हम इसके बगल में एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ds वेक्टर। छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ds वेक्टर। सारा चार्ज तो सरफेस पर ही है। ये मेटल के बाहर है, ये मेटल के अंदर वाला पॉइंट है। लेट्स इसको अपन अपनी तरफ से कंप्लीट कर ही देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ds वेक्टर यहाँ पे इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे इसी तरफ है। मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किए। एक पॉइंट इस सरफेस के जस्ट बाहर, एक पॉइंट जस्ट अंदर। जस्ट अंदर मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब जस्ट अंदर है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक, मेटलिक सरफेस के जस्ट बाहर और जस्ट अंदर। तो मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, और मेरे को ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितना है, 0। ठीक है, अब देखो, दुनिया में बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स ए और बी एक दूसरे के इतने पास में, इतने पास में, इतने पास में है कि उन चार्जेस के लिए इन दोनों पॉइंट्स में कोई फर्क नहीं है। क्या हो रहा है, मेटलिक सरफेस के जस्ट बाहर और जस्ट अंदर। तो जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, और जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो मुझे बताइए, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो दुनिया भर के सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इस ds वेक्टर की पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए जो है, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस ds एरिया प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ds एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी जो है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ds वेक्टर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। लेकिन यहां पर क्या है ना, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ds वेक्टर इधर होगा, और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ds वेक्टर इधर होगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए दोनों पॉइंट पे सेम होगा, है ना। तो अगर मैं इसको E1 वेक्टर कह देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस E1 वेक्टर। तो पॉइंट बी पे मैंने लिखा है इसको माइनस E1 वेक्टर प्लस E वेक्टर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, और यहां लिखा मैंने दिस इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E वेक्टर ड्यू टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों वेक्टर्स, दोनों पॉइंट जो हैं वो सरफेस के जस्ट पास में, बस अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का बस डायरेक्शन उल्टा होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। अब मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी है 0। सो दिस इज इक्वल टू 0 implies electric field due to rest of world is equal to E1 वेक्टर। इसको अगर हम यहां डाल दें तो मुझे क्या मिलेगा, दिस implies इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू E1 वेक्टर की जगह E रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये हो गया 2 टाइम्स E रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। दिस implies E रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड देयरफॉर E1 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ है जो पॉइंट मैं बताना चाहता था उसका। पर मैं बताना क्या चाहता था, मैं ये बताना चाहता था कि मेटेलिक सरफेस के जस्ट बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, इसमें इस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट में से, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट में से आधा इलेक्ट्रिक फील्ड इस ds एरिया की वजह से होता है, और आधा इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी सारे चार्जेस की वजह से होता है। बहुत छोटा सा जो वहां एलिमेंट होगा ना, उस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, बाकी पूरी दुनिया की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है,
इस चीज़ को चाहो तो कॉपी कर लो। वैसे ये थोड़ा-सा हायर लेवल है, आपके जेईई मेन तक इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना पता होना चाहिए कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फ़ील्ड होता है और सिर्फ़ डीएस की वज़ह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और बाकी सारी दुनिया की वज़ह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब आधा सिर्फ़ छोटे से एलिमेंट डीएस की वज़ह से और आधा बाकी सारी दुनिया की वज़ह से। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ़ील्ड आता है किसी भी मेटेलिक सरफेस के बगल में। कॉपी कर ज जल्दी से कॉपी कर लो इसको। कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया हो इसमें से, जो मैंने अभी पढ़ाया उसमें से? चलो ठीक है, कॉपी हो गया होगा, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है? देखते हैं। पहले तो इसका मतलब क्या है, समझिए। इमेजिन दिस, आपके पास एक बलून है। आप उस बलून के ऊपर कुछ चार्ज डाल देते हो। पॉजिटिव चार्ज, पूरे बलून को पॉजिटिव चार्ज कर देते हो, पॉजिटिवली चार्ज कर देते हो। तो क्या होगा? बलून एक्सपैंड करेगा या नहीं करेगा? पूरे बलून के सरफेस पे यूनिफॉर्मली आपने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, तो बलून एक्सपैंड करेगा या नहीं करेगा? जवाब दो जल्दी से। वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का, जल्दी बोलो। नहीं, शायद। ये कैसा आंसर? एक बलून लिया मैंने, न्यूट्रल बलून है, उसके ऊपर मैंने हर तरफ पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली कुछ चार्ज डाल दिया, तो क्या वो बलून एक्सपेंड करेगा या नहीं करेगा? जवाब है करेगा। सिंपल सी बात है ना यार, जो भी चार्ज रहेगा एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर दूर जाना चाहेगा तो बलून एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने दूसरा बलून लिया, उस पर नेगेटिव चार्ज डाल दिया, तो क्या वो एक्सपेंड करेगा या नहीं करेगा? जल्दी आंसर दो। आप लोग चाहो तो बोल के भी दे सकते हो आंसर। पॉजिटिव चार्ज डालेंगे तो एक्सपैंड करेगा, नेगेटिव चार्ज डालने पर भी एक्सपैंड करेगा, क्योंकि चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सोचिए, पॉजिटिव चार्ज डालने पे बैलून अपने आप एक्सपैंड कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा ना उसके ऊपर। चार्ज की प्रेजेंस की वजह से कुछ एक्सपैंड होने का प्रेशर लग रहा होगा, राइट? हम उसी प्रेशर की बात कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक प्रेशर। बट अभी हम लोग अपने डिस्कशन को स्ट्रिक्टली मेटल पर रोक के रखेंगे। मेटल के बारे में ही बात करेंगे, मेटेलिक सरफेस पर ही हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं किसी मेटेलिक सरफेस को लूं, मेटेलिक सरफेस है ये, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया, डीएस वेक्टर ऐसा है। अब क्या हुआ, इस डीएस वेक्टर पे लोकेशन पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस छोटे से सरफेस पे छोटा सा चार्ज कितना आया? डी क्यू। डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस, है ना? ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या मैं फोर्स लिख सकता हूँ? फोर्स इज इक्वल टू डी क्यू इंटू ई वेक्टर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा डी एस इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स हुआ। फोर्स वैसे छोटा ही होगा क्योंकि छोटा सा चार्ज है। दिस इंप्लाइज डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस। इसका मतलब डी एफ बाय डी एस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। और प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं ना, प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। समझ में आ रहा है? जल्दी बता दो, ये वाला बात डिस्कशन जरूरी है। ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन समझ में आया सबको? हाँ सर। आ गया? अनिकेत को समझ में आया? और सबको समझ में आ गया? ये गलत है। अब इसमें गलती ढूंढो, जिसको समझ में आ गया था इसमें गलती ढूंढो। ये गलत है, पक्के से गलत है। मैं इसमें कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये पक्के से गलत है। मुझे बताओ इसमें गलती क्या है? कह रहे हैं डीपी होगा प्रेशर की जगह। बेटा डीपी कैसे हो जाएगा? डीएफ अपॉन डीएस है ना, फोर्स बाय एरिया हो गया ना। छोटा सा फोर्स अपॉन छोटा सा एरिया है ना, तो फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी ना। जरूरी नहीं, बट इसके से फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। डीपी नहीं होगा प्रेशर की जगह, ये गलत है, ठीक है। कोई आंसर नहीं देगा मेरे को ना? आप में से कोई आंसर नहीं देगा? सर सिग्मा तो चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट है ना। क्या? सिग्मा जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है वो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट है ना। तो हम लोग ओवरऑल के लिए कैसे ले सकते हैं? नहीं नहीं, उस हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर बता रहे हैं, हर पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर आएगा, ठीक है। देखो भाई, गलती ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, यही गलत है। आप बोलोगे इसमें क्या खराबी है सर, फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम सही था। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, मैं बता रहा हूँ, सोच के बताओ। अच्छा चलो मुझे बताओ, क्या कोई ऑब्जेक्ट अपने खुद के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई कर सकता है? भाई ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्या नहीं कोई सर। ऑब्जेक्ट अपने खुद के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई कर सकता है? हम्म? नहीं। नहीं कर सकता ना? नहीं कर सकता। हम्म। हमने तो करवा दिया। कैसे? जैसे ही मैंने लिखा डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू इंटू ई वेक्टर, तो इस ई वेक्टर में तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड है, खुद का भी है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी है। हमें क्या लिखना चाहिए? ये पूरा हो गया गलत। क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। हमें लिखना क्या चाहिए? हमें लिखना चाहिए कि डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी क्यू इंटू इस
ये वाला जो ds एरिया है, उस एरिया को छोड़ के बाकी की दुनिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, दिस इज इक्वल टू सिग्मा ds इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बताया था, आधा खुद का होता है और आधा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का होता है। दिस इम्प्लाइज जो आपका प्रेशर आएगा दैट इज इक्वल टू df बाय ds इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर प्रेशर को मैं सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा के बीच में रिलेशन मालूम है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास प्रेशर का दो फॉर्मूला है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? चलो नहीं। ठीक, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, बस तो ध्यान रखना है, पिछले वाले में अगर आपको पिछले वाला समझ में आया था तो इस वाले में सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा समझनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे आप फोर्स निकालने के लिए, किसी भी चीज पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो, किसी भी चार्ज के ऊपर अगर आप फोर्स लिख रहे हो, तो उस फोर्स को लिखते हो खुद उसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे क्या? नहीं ना। ऐसा करते हो क्या कि खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज इज इक्वल टू फोर्स? ऐसा तो नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और का यूज करोगे उस चार्ज की लोकेशन पे, तब जाके फोर्स लिखोगे ना। तो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड हटाकर जो दुनिया भर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिखा, हमारे पास फॉर्मूला आया प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला बना। अगला है एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी डेंसिटी देखनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू पी dv अपॉन dv दैट इज इक्वल टू सिंपली प्रेशर दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो आपका जो एनर्जी डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हमारा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, दैट इज गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफाइनाइट मेटेलिक शीट। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफाइनाइट मेटेलिक शीट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये हम ऑलरेडी हम लोग आज दोबारा देखे कि नहीं देखे कि इनफाइनाइट शीट छोड़ो, किसी भी मेटेलिक सरफेस पे अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो उसके बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही आता है। ठीक है, उसमें से आधा उस सरफेस की वजह से होता है या फिर उसके पास वाले छोटे से एलिमेंट की वजह से होता है, और आधा पूरी दुनिया की वजह से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां पे आप सिग्मा क्या करोगे, उस सरफेस का सिग्मा लोगे, ओवरऑल शीट का सिग्मा नहीं लोगे। ठीक, तो ये जो मेटल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन मैंने बताया ना अभी तक, इसको ध्यान रखिएगा, काफी काम का। इनफैक्ट अभी जो पोर्शन कवर हो रहे हैं ना आपके, उस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। जो लास्ट क्लास से पोर्शन कवर हो रहे हैं ना गॉस लॉ के बाद से, वो वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एक क्वेश्चंस आते रहते हैं इसके अलग अलग एग्जाम्स में। तो अगला हमारा टॉपिक है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है,
वो जितना चाहो उतना चार्ज स्टोर कर सकता है। उस चार्ज को रखने से अर्थ का पोटेंशियल चेंज नहीं होता। ठीक है? अर्थ क्योंकि बहुत बड़ा है, अर्थ का पोटेंशियल चेंज नहीं होता। और अर्थ का जो पोटेंशियल होता है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है, हम लोगों ने अर्थ का पोटेंशियल मान रखा है कि 0 होगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर। तो एक क्या बोल रहा था? हाँ, क्योंकि आर बहुत बड़ा है इसलिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा अर्थ का? हमेशा 0 होगा। तो इसलिए किसी भी चीज़ को अगर आप अर्थ से कनेक्ट कर दोगे, तो उस चीज़ का या उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल हमेशा कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है? तो अर्थिंग में क्या है? अर्थिंग का मतलब तो है कनेक्टिंग अ मेटलिक बॉडी विथ अर्थ। अगर हम एक मेटलिक बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो हम इस चीज़ को अर्थिंग कहते हैं। कई लोग मिसकंसेप्शन बनाते हैं अर्थिंग को लेकर कि अर्थ कर देंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट का चार्ज 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अर्थ करने से चार्ज 0 नहीं होता। ऑन अर्थिंग potential of any body becomes 0। अर्थ करने पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाता है। जिस भी चीज़ को आप अर्थ करोगे उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है और अर्थ का पोटेंशियल हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। ओके। दूसरा, on earthing charge of a body need not become 0। अर्थ करने पे जरूरी नहीं है कि जिस ऑब्जेक्ट को अर्थ किया गया है उसका चार्ज 0, उसके ऊपर चार्ज 0 हो जाए। चार्ज चेंज होगा जरूर, बट चार्ज 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है? तो ध्यान क्या देना है? जिस भी चीज को आपने अर्थ किया है आपको उसका पोटेंशियल 0 कर देना है। जिस भी चीज को आप अर्थ करोगे आपको उसका पोटेंशियल 0 कर देना है। ठीक है? किसी भी चीज को अर्थिंग करने पे उसका पोटेंशियल 0 कर देना है, और ध्यान से शॉर्टकट मारने के लिए सीधे चार्ज 0 नहीं करना। ठीक है? तो इस पर हम एक सिंपल सरल सवाल करेंगे। ठीक है? हमें इस क्वेश्चन में एक सिचुएशन दे रखी है कि ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है। इस स्फीयर को हमने इस तरीके से अर्थ से कनेक्ट कर रखा है, और एक पॉजिटिव चार्ज q है जो सीधे इस स्फीयर के सेंटर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है? हमें बताना है कि करंट थ्रू वायर, अच्छा इस चार्ज की वेलोसिटी दे रखी है, और हमें बताना है करंट थ्रू वायर व्हेन चार्ज q इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। इस स्फीयर के सेंटर से जब ये चार्ज का डिस्टेंस स्मॉल r है, उस वक्त इस वायर में से कितना करंट जा रहा होगा जिसको हमने अर्थ कर रखा है। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन हमारे पास है। तो हम क्या कहेंगे? जब इसके पास, सॉरी, जब सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस स्मॉल r है, उस वक्त इसका पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर। एंड क्योंकि ये सरफेस, क्योंकि ये स्फेयर अर्थ से कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल होगा कितना? 0 होगा। तो इसका मतलब कि के क्यू बाय कैपिटल आर, सॉरी, के क्यू बाय कैपिटल आर तो सिर्फ इसकी वजह से होगा। गलत बोल रहा हूँ मैं। ये चार्ज Q की प्रेजेंस की वजह से इस पे एक और चार्ज कैपिटल Q आएगा। ठीक है? तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू के कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R प्लस के स्मॉल q अपॉन स्मॉल r। ये पोटेंशियल है एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। के क्यू बाय कैपिटल R प्लस के स्मॉल q बाय स्मॉल r इज इक्वल टू
0. This implies capital Q is equal to minus small r by capital R times small q. ये हमारे स्फीयर पे चार्ज होगा, ठीक है। तो इस वायर में से जो करंट फ्लो करेगा दैट I इज इक्वल टू इज गिवन बाय, देखिए करंट को मैं इधर की तरफ मान ले रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में एरो दे रखा है क्वेश्चन में उसी डायरेक्शन में मैंने करंट माना है। तो अगर करंट को की वैल्यू लिखेंगे तो I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाय डी टी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस डी डी टी ऑफ स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इंटू क्यू, ठीक है। दिस implies करंट इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इंटू क्यू है। सो स्मॉल आर, सॉरी, क्यू तो कांस्टेंट है, बाय कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, डी डी टी ऑफ आर स्मॉल आर। अब डी डी टी ऑफ स्मॉल आर कितना हो जाएगा, माइनस वी हो जाएगा, क्योंकि वी रेट से इसकी डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। तो दिस इम्प्लाइज आपका जो करंट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस वी टाइम्स क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए और थोड़ा सा सॉल्यूशन को ठीक से समझने की कोशिश भी करिए कि आखिरकार क्या कर रहे हैं हम लोग। इन शॉर्ट समझोगे तो हमने एज ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर इस पे चार्ज निकाल लिया और उसको डिफरेंशिएट करके यहाँ से जाने वाला करंट निकाल लिया। क्योंकि हमने करंट इस डायरेक्शन का निकाला है, मतलब हमने किस रेट से कैपिटल क्यू डिक्रीज हो रहा है वो वाला करंट निकाला है। जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। समझ में नहीं आया? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो भाई, करना क्या है, बहुत ही शॉर्ट सा क्वेश्चन है। ये जो चार्ज स्मॉल क्यू है, इस स्मॉल क्यू की वजह से इस स्फीयर का पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसके सेंटर पे होगा। तो हमने इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकाला इस स्मॉल क्यू की वजह से के क्यू बाय स्मॉल आर, और इस कैपिटल क्यू की वजह से के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है। अब क्या होगा, हमें बताना है इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। हमने इसका पोटेंशियल जीरो कर दिया क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है। जैसे ही पोटेंशियल जीरो किया हमारे पास कैपिटल क्यू के लिए इक्वेशन बन गई। जैसी इक्वेशन बनी हम क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि कैपिटल क्यू के लिए इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल क्यू के लिए इक्वेशन है, हमें अगर करंट निकालना है तो हमने कहा कि जो करंट होगा वो रेट एट विच दिस कैपिटल क्यू इज डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमने उल्टा ले रखा है। तो करंट इज इक्वल टू माइनस डी क्यू डी टी लिखा, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास सीधे आ गया आई इज इक्वल टू माइनस वी इंटू क्यू बाय आर। यहाँ वी क्या है, वेलोसिटी विद विच दिस चार्ज इज अप्रोचिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। इसको एक बार अब तो कॉपी कर लो, समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? हम्म, कॉपी हो गया, आगे बढ़ रहा हूँ फिर। तो हमारा अगला टॉपिक होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक मतलब सी होगा यहाँ पे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। कंसेंट्रिक स्फीयर्स की वजह से हमें अलग अलग सरफेसेस पे कितना चार्ज आएगा ये बताना है। काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं और 2 साल पहले जेई मेन में आया था इस पे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन था। क्या है, हमें दे रखा है कि ये दो स्फेयर्स हैं जिसमें आउटर स्फेयर पे चार्ज Q2 है, इनर स्फेयर पे चार्ज Q1 है। हमें बताना है कि ये चार्जेस स्फेयर पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो अंदर वाले सरफेस पे चार्ज कितना होगा, जीरो, क्योंकि अगर अंदर वाले सरफेस पे चार्ज जीरो नहीं रखोगे तो मुझे बताइए यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा वो जाके टर्मिनेट कहाँ करेगा, इसलिए अंदर वाले सरफेस पे चार्ज हो जाएगा जीरो। इस अंदर वाले स्फेयर के बाहर वाले सरफेस पे चार्ज मान लेते हैं Q1 है।
बाहर वाले स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पे चार्ज मान लेते हैं Q2 है, और स्फीयर के बाहर काम करने वाले में पे हमारा जो चार्ज हमें बताना नहीं है, बट कुछ अच्छा सॉरी, आउटर स्फीयर के बाहर वाले सरफेस चार्ज मान लेते हैं Q3 है। क्या हुआ, चार चीजें अज्यूम करी हमने। अंदर वाले स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पे 0, अंदर वाले स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे Q1, बाहर वाले स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पे Q2 और बाहर वाले स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे Q3। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन काफी इजी था, मैं जिसको अगला क्वेश्चन समझ के ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया, पर तो मैं एक बार वापस कर ले रहा हूँ उसको, सीधे फटाफट सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अंदर वाले स्फीयर से तो कोई फ्लक्स निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? अगर अंदर वाले स्फीयर पे कोई फ्लक्स निकलेगा तो जाएगा कहाँ? अंदर वाले सरफेस पे, इसलिए कोई चार्ज नहीं आ सकता, क्योंकि अगर चार्ज आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो अंदर वाले स्फीयर के ऊपर लेट से कोई चार्ज नहीं है, तो अंदर वाले स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे चार्ज हो जाएगा Q1। ठीक है, बाहर वाले स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पे कितना हो जाएगा, -Q1। क्यों? क्योंकि इसका निकलने वाला फ्लक्स सारा का सारा इसी पे टर्मिनेट होगा, और बाहर वाले पे आ जाएगा Q1 प्लस Q2। तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो बता दो। ना बहुत पतला सर पतला वो डायग्राम। Q1 प्लस Q2 एक सेकंड। आउटसाइड मतलब सरफेस से दूर है ना, हाँ, देखो, कि सर एकदम सरफेस के पास है? सरफेस पर है बेटा, सरफेस पर चार्ज है वो, किस कोई सर अलग वो चार्ज नहीं है Q1 वो। प्लस Q2। हाँ, कैसे वो देख लेते हैं, चार्ज कंजर्वेशन और दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, चार्ज कंजर्वेशन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अंदर जीरो है, क्योंकि अंदर अगर चार्ज जीरो नहीं हुआ तो यहाँ से फ्लक्स निकल निकल के कहाँ जाएगा, फ्लक्स निकल नहीं सकता, क्योंकि बाहर मेटल लगा हुआ है, इसलिए अंदर का चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो होगा। इसी स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे चार्ज पूरा का पूरा Q1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल Q1 था, अंदर जीरो तो बाहर के लिए Q1। अब अगर इस पे Q1 है तो यहाँ से निकलने वाला सारा फ्लक्स यहाँ टर्मिनेट होगा, यहाँ हो जाएगा -Q1। और इस पे Q2 है, यहाँ -Q1 आया, तो इसलिए बाहर कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2। इस तरीके से जो चार्ज है, इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आपके स्फीयर पे। ठीक है, ये दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, उस पर ऐसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? ये दो हाँ सर कंसेंट्रिक वो। स्फीयर हैं, एक स्फीयर नहीं है। डायग्राम देख के थोड़ा अजीब लग रहा है, थिक स्फीयर लग रहा है, पर इसलिए मैंने अलग से डायग्राम बनाने की कोशिश की, पर दो सर्कल बनेगा नहीं मुझसे कभी। ठीक, ओके। तो अब हम लिखते हैं केस 2 को। यहाँ पर फिर से हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, अंदर वाले का रेडियस R1, बाहर वाले का रेडियस R2, पर हमने क्या किया, बाहर वाले स्फीयर को अर्थ कर दिया, और कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉजिक से कि अंदर वाला सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आया तो इसका फ्लक्स जाके कहाँ टर्मिनेट होगा, इसलिए यहाँ पर हो गया 0। यहाँ 0 है, इस पूरे स्फीयर पे Q1 चार्ज है, इसलिए बाहर कितना हो जाएगा, Q1। अब Q1 चार्ज का फ्लक्स जाके इस सरफेस पे टर्मिनेट होगा, इसलिए यहाँ कितना हो जाएगा, -Q1। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2। ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि समझो, अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज, सॉरी, हाँ, चार्ज कंजर्व कर रहे हो, ये एकदम सही तरीका है। अंदर वाले स्फीयर पे आपने चार्ज कंजर्व किया, इसमें आपकी कोई खराबी नहीं है। बाहर वाले स्फीयर पे आप चार्ज कंजर्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपने बाहर वाले सरफेस पे चार्ज कंजर्व किया, बाहर वाले स्फीयर पे अगर आपने चार्ज कंजर्व किया, तो जो चार्ज अर्थ से एक्सचेंज हुआ है वो चार्ज कहाँ जाएगा? अर्थिंग करने से क्या होगा, कुछ चार्ज एक्सचेंज हो सकता है ना। तो जिस भी बॉडी को आप अर्थ कर दोगे, उस बॉडी पे आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लगाओगे, सिर्फ उसका पोटेंशियल जीरो करोगे। तो बाहर वाले स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज होगा ये हमें पता नहीं है, लेट्स कॉल इट क्यू। तो अब हम इस स्फीयर का पोटेंशियल लिखेंगे। अंदर वाले स्फीयर की वजह से के Q1/R2 प्लस बाहर वाले स्फीयर की वजह से के Q2/R3।
R2, ठीक है, के Q2 by R2 नहीं, सॉरी, के Q minus Q1 by R2, this has to be equal to 0. This implies KQ by R2 is equal to 2KQ1 by R2. क्या हो रहा है? KQ1 by R2, KQ, सॉरी, वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज कैपिटल Q इज इक्वल टू 0. तो क्या देखा हमने, आउटर सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0. इक्वेशन के लिए सॉल्व कर रहा था मैं, आउटर स्फीयर पे कितना चार्ज हो जाएगा, 0 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सर तब इनिशियली अगर आउटर सरफेस में चार्ज 0 रहे तब भी तो वही होगा। देखो एक काम करते हैं, वापस इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ना बहुत हौच पौच हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। ये दो स्फीयर है, बोला कि अंदर वाले पे चार्ज दिया है Q1, बोला क्या है कि अंदर वाले पे चार्ज दिया है Q1, बाहर वाले पे चार्ज दिया है Q2, और उसके बाद बाहर वाले को कर दिया है अर्थ। अब एक चीज रूल बना लो कि जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ किया, मेटलिक बॉडी को अर्थ किया, वैसे ही क्या करना है, उस पर जो चार्ज लिखा हुआ है ना, उसका कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि ये चार्ज तो अर्थ का एक्सचेंज करके कुछ और ही आ सकता है, ठीक है। अब अगर इस स्फीयर में चार्ज Q1 है तो अंदर वाले सरफेस पे 0 बचेगा, यहाँ पे चार्ज बचेगा Q1, और अगर यहाँ Q1 है तो यहाँ का फ्लक्स जाके यहाँ टर्मिनेट होगा, इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा, -Q1, ठीक है। अब बचा बाहर वाले सरफेस का चार्ज, तो उसको मैंने लिख दिया लेट से Q, ये Q मुझे निकालना है। तो Q निकालने के लिए हमने क्या किया कि क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल कितना है इसका, KQ बाय R2 प्लस K माइनस Q बाय R2 प्लस K Q1 बाय R2, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0 माइनस Q1, ठीक है। सो ये तो कट के हो गया 0, बचा क्या, दिस इंप्लाइज KQ बाय R2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज कैपिटल Q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। अगर आपने आउटर मेटलिक सरफेस को अर्थ कर दिया तो यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। मतलब 0 Q1 माइनस Q1 खत्म। इस तरीके से आप पोटेंशियल लिखते हो, पोटेंशियल के वेस्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो इस तरीके से, ठीक है। अब समझ में आया ये वाला कि अभी भी समझ नहीं आया? यस सर। रोनित, हाँ सर आगे। समझ में आ गया कुछ? क्या बोल रहे थे, सर कहाँ बस डाउट आ रहा था? सर वो लग रहा था कि बाहर वाले सरफेस में अगर चार्ज नहीं भी रहेगा तब भी तो सेम ही केस आ रहा है। देखो बेटा, वो इस केस में आ गया, अगले में नहीं आएगा, देखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप लोग खुद से, फिर मैं बताऊंगा। सर लाइटिंग थोड़ा डीम हो गया हाँ एकदम। पता, मैं कर रहा हूँ सर, ठीक।
हुआ? बेटा आपको क्लिक करना होगा ना मेरे, चलो ठीक है। देखो क्या करेंगे इसके लिए, क्योंकि इस स्फेयर को अर्थ कर दिया गया है, क्योंकि इस स्फेयर को अर्थ कर दिया गया है, हम एक चीज साफ साफ कह देते हैं, इस स्फेयर का नेट चार्ज जो Q1 दे रखा है इसका कोई सेंस नहीं बचा। सबसे पहले तो हमने उसको काट दिया, देन हम बोलेंगे अर्थ करा चाहे नहीं करा, अंदर अगर कोई चार्ज आएगा तो उसका फ्लक्स जाके टर्मिनेट होने की जगह नहीं है, इसलिए अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ कितना आएगा मालूम नहीं, बट लेट्स कॉल इट Q। अगर यहाँ Q आया तो यहाँ कितना आएगा -Q, ताकि यहाँ का फ्लक्स जाके यहाँ टर्मिनेट हो पाए। ये Q मतलब इस पूरे स्फेयर के सरफेस पे, ठीक है, सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं है, पूरे सरफेस पे स्प्रेड है। यहाँ अगर -Q हुआ, टोटल चार्ज तो Q2 है, तो बाहर कितना हो जाएगा Q2 प्लस स्मॉल q। ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, बस हमें स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है। स्मॉल q की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस अंदर वाले स्फेयर का पोटेंशियल जीरो कर देंगे, क्योंकि अंदर वाला स्फेयर अर्थ से कनेक्टेड है। सो हम लिखेंगे कि इस स्फेयर में टोटल चार्ज है कैपिटल Q, तो के क्यू बाय R1, प्लस बाहर वाले स्फेयर पे टोटल चार्ज है Q2, तो प्लस के Q2 बाय R2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, के क्यू बाय R1 इज इक्वल टू माइनस के Q2 बाय R2। दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू माइनस R1 बाय R2 इंटू Q2। ठीक है, इतना चार्ज इस स्फेयर पे के बाहर आउटर सरफेस पे आएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर अर्थिंग करने के बाद भी कहीं पर भी चार्ज जीरो नहीं हुआ। अर्थिंग के बावजूद अंदर वाले सरफेस को तो चार्ज जीरो रहता ही है, पर बाकी बाहर वाले सरफेसेस में कहीं पे भी कोई चार्ज जीरो नहीं हुआ। तो चार्ज जीरो होगा अर्थ करने से ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। इस बार हमने क्या किया है, चार्ज को ऐसे एज्यूम किया, फिर अंदर वाले स्फेयर को, क्योंकि हमने अर्थ कर रखा है इसलिए अंदर वाले स्फेयर के पोटेंशियल को जीरो कर दिया। ठीक है, कॉपी कर लो। हो गया कॉपी?
ओके, समझ में आया ना क्या करना है अर्थिंग में? तो ये 2 क्वेश्चन भी आप लोग खुद से ट्राई कर रहे हैं, मैं आपको अभी टाइम दे रहा हूँ, पर आप इसका मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा नहीं, आप लोग अभी ट्राई करेंगे दोनों। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? सर पहला वाले में अर्थिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, हाँ तो सर बस सिर्फ दोनों को आपस में एक वायर से जोड़ दिया गया।
हाँ हुआ। क्या हुआ? अरे आप लोग क्लिक कर दोगे तो अपने आप मेरा प्रोफाइल आएगा यार, आप गजब कर रहे हो। आप लोग ऊपर सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, कौन सा प्रोफाइल आप देखना चाहते हो, ठीक है, अपने आप आ जाता है, तो कोई बोलने की जरूरत नहीं होती। हाँ, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को सफिशिएंट टाइम दे दिया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। बस यहाँ पर इतना ध्यान रखो कि जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दोनों में से किसी का भी चार्ज इंडिविजुअली कंजर्व नहीं रहेगा, पर दोनों के चार्जेस का सम कितना रहेगा, Q1 प्लस Q2 ही रहेगा, क्योंकि कहीं और चार्ज नहीं जा रहा है। ठीक है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन या लास्ट वाला क्वेश्चन सिर्फ आपका लंबा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज इसमें कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग शीट्स। लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग शीट्स पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये देखना है। लेट्स से हमारे पास इस तरीके की दो शीट्स हैं, बड़ी बड़ी शीट्स हैं, मतलब इनफाइनाइट शीट्स हैं, ठीक है। और क्या हुआ, हमने इस सर्फ शीट को चार्ज दे रखा है Q1, इस शीट को चार्ज दे रखा है Q2। Q1 Q2 में काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो मैं नंबर्स लिख देता हूँ, नंबर्स में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर 8 कूलम चार्ज है, यहाँ पर 4 कूलम चार्ज है। लेट्स से हमें बताना है कि ये जो चार्ज है ये इनके सरफेसेस पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये चार्ज इन शीट्स के जो चार सरफेसेस है ना, 1 2 3 4, इन चारों सरफेसेस पे चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये हमें बताना है। क्या करेंगे इसके लिए, इधर चार्ज Q1 है, इधर चार्ज Q2 है। हम बोलेंगे कि लेट्स से यहाँ का चार्ज लेट्स से आ जाता है स्मॉल Q1, यहाँ का स्मॉल Q2, यहाँ का स्मॉल Q3 और यहाँ का स्मॉल Q4। लेट्स से इस तरीके से चार्ज आ जाता है। हम लोग इन चारों इनफाइनाइट शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट बी पर। हम लोग ये भी लिखेंगे कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q1 और Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू कैपिटल Q2। ठीक है, और पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देते हैं। लेट्स से पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। इससे मुझे क्या इक्वेशन मिलेगी, इससे मुझे इक्वेशन मिलेगी, देखिएगा जरा ध्यान से। इस पॉइंट ए पर Q1 की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, Q2 Q3 और Q4 जीरो की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो मतलब Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर होना चाहिए। Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, जहां a इस शीट का एरिया है, Q1 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और इन तीनों का सम हो जाएगा प्लस प्लस नहीं माइनस Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस Q3 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस Q4 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। क्योंकि एक इनफाइनाइट शीट की वजह से होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमारे पास चार इनफाइनाइट शीट्स हैं, इफेक्टिवली चारों का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, सम कर दिया 0। इसके हमें मिला Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, सिमिलरली अगर आप पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी को अगर आप जीरो करोगे तो आपको मिलेगा Q4 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, ए पर जीरो करोगे ये मिलेगा, बी पे जीरो करोगे ये मिलेगा। दोनों की जरूरत नहीं, किसी एक से काम हो जाएगा, सिर्फ मैंने आपको बताया कि क्या कर सकते हो आप। ठीक है, मतलब कि जो टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2, तो ये जो Q1 है इन तीनों के सम के बराबर है, मतलब टोटल चार्ज का आधा Q1 है। ठीक है, टोटल चार्ज का आधा क्या है, Q1। मतलब अगर यहाँ 8 यहाँ 4, टोटल 12 हो गया, आधा यहाँ पे
6। ठीक, यहां अगर 6 है, इस शीट पर टोटल चार्ज कितना है, 8 है, तो यहां कितना बचेगा, 2। ठीक, अब इस 2 से जो फ्लक्स निकलेगा जाके यहाँ टर्मिनेट होगा, इसलिए अगर यहाँ 2 तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, -2। इसको ध्यान रखिएगा। इनफाइनाइट शीट में अगर इस सरफेस पे चार्ज Q आएगा तो इस सरफेस पे हमेशा -Q आएगा। यहाँ 2 आया तो यहाँ क्या आया, -2 आया। तो बाहर के लिए क्या बचा, 6 बचा। ठीक है, ऐसे समझ लो टोटल चार्ज का आधा इस तरफ आधा उस तरफ और बाकी आप अरेंज कर लो। ठीक है, आधा इस तरफ आधा उस तरफ, बाकी को अरेंज कर लो। कोई दिक्कत है? इसको एक बार कॉपी कर लेंगे और फिर इस रिजल्ट को याद करने की कोशिश करेंगे। इस रिजल्ट का यूज करते हुए और भी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कॉपी करिए फटाफट। यार ये टॉपिक ना क्लास में करने में बहुत मजा आता है, पता नहीं यहाँ पे इतना बोरिंग सा हो रहा है। हो गया? सर पॉइंट ए तो सरफेस में लाई कर रहा है, फिर वो सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से उसको कैसे कर सकते हैं? क्या बेटा? सर पॉइंट ए तो सरफेस में लाई कर रहा है। सरफेस में नहीं, मेटल के अंदर है, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए मैंने बोला इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इसका इन चारों का इलेक्ट्रिक फील्ड का सम 0, मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन तीनों के सम के बराबर। ओके। ठीक है, ए को मैंने मेटल के अंदर लिया, बी को मेटल के अंदर लिया, दोनों पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दिया। ध्यान दो, समझो बात को। अगर अभी भी इस चीज पे कंफ्यूजन है तो एक बार और क्लियर कर लो। मान लेते हैं ये मेरे पास कोई मेटलिक बॉडी है, इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, 0 होगा। पर एक चीज समझो, अगर यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है तो इस चार्ज Q की वजह से ए पे 0 नहीं होगा। Q की वजह से वही होगा, कूलम्स लॉ के हिसाब से KQ/R²। बट क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ इस तरीके से कि इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके इस चार्ज स्मॉल q के इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर दे। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। पॉइंट इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसा नहीं कि Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। Q की वजह से होगा, नेट 0 होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। समझ में आई बात? आगे बढ़ू? ठीक है, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। और भी बहुत सारा केस बन सकता है। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, 4 मेटलिक शीट ले ले रहा हूँ, 4 पैरेलल शीट्स ले लेता हूँ। और मैं अपने मनगढ़ंत चार्ज डाल देता हूँ इस पे, लेट्स से 5, 10, -3, 8। लेट्स से ये चार्ज डाल दिया हमने इन चारों शीट्स पे। अब मुझे बताना है ये चार्जेस इस शीट के सरफेस पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, कैसे हम इन चार्जेस को शीट के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट करें, ये हमें बताना है। क्या होगा देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ -3, यहाँ 8 है। ठीक है, क्या होगा, एक सीधे पहले तो आंसर निकालना सिखाया था, टोटल चार्ज निकालो।
15 माइनस 3 12 प्लस 8 20, इसका आधा कर दो, 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर। यहाँ 10 होगा तो यहाँ कितना होगा, -5 होगा, है ना। और अगर यहाँ -5 हुआ तो मतलब कि कहीं से यहाँ पे आके फ्लक्स टर्मिनेट हो रहा होगा। यहाँ -5 पे कितना फ्लक्स टर्मिनेट हो पाएगा, उतना जितना कि 5 से ओरिजिनेट होता है, इसलिए यहाँ पे 5 कूलम आएगा। यहाँ 5 कूलम, यहाँ टोटल 10 था, इसलिए इधर के लिए 5, इधर 5, तो इसका फ्लक्स जाके यहाँ टर्मिनेट होगा, यहाँ के लिए -5, यहाँ -5, यहाँ -3 था, तो ये मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2, इस 2 का फ्लक्स जाके यहाँ टर्मिनेट होगा, इसलिए यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ -2 और यहाँ 8, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10, खत्म। समझ में आया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, वो -5 से 5 वाला बस। देखो क्या होता है ना बेटा, सेकंड ऑर्डर फ्लक्स जो है यहाँ पर अगर -5 है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से आके फ्लक्स टर्मिनेट हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही होंगी। और क्या कहा था हमने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेटिंग और ओरिजिनेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होंगी वो यहीं से आ सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर -5 कूलम पे चार्ज टर्मिनेट हो रहा है, फ्लक्स टर्मिनेट हो रहा है, तो 5 कूलम का ही तो टर्मिनेट हो सकता है, इसलिए अगर यहाँ -5 होगा तो यहाँ कितना होगा, 5 होगा। यहाँ 5 है, ये वाला पोर्शन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। इसके बाद तो वो कोई कैलकुलेशन करनी, यहाँ 5, यहाँ 10, तो बचा हुआ 5 यहाँ पर, यहाँ 5, तो इसका फ्लक्स जाके यहाँ टर्मिनेट होगा, यहाँ कितना आ जाएगा, -5, ठीक है। यहाँ -5 है, यहाँ टोटल -3 था, यहाँ के लिए कितना बचा, 2 बचा, यहाँ से फ्लक्स जाके यहाँ टर्मिनेट होगा, यहाँ से 2 से फ्लक्स निकला, यहाँ -2 पे टर्मिनेट हुआ, यहाँ -2 आया, यहाँ टोटल 8 था, -2 इधर चला गया, तो इधर के लिए कितना बचा, 10, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ओके, अब इसमें एक प्रॉब्लम और बचती है जिसमें हम लोग अर्थिंग कर देते हैं। लेट्स से हमारे पास ये कुछ शीट्स हैं, यहाँ का चार्ज 10, यहाँ का मान लेते हैं -5, यहाँ का मान लेते हैं +3, यहाँ का मान लेते हैं लेट्स से 4, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था, अब हमने क्या किया, इसको कर दिया अर्थ। हमने इसको कर दिया अर्थ, किसी भी एक को हमने अर्थ कर दिया। तो सबसे पहली चीज यहाँ समझने वाली है वो ये कि अगर मुझे इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो सबसे पहली चीज जो मुझे समझने वाली है लायक है वो ये जो -5 है इसका कोई सेंस अब नहीं बचा, है ना, क्योंकि ये तो अब अर्थ से चार्ज एक्सचेंज कर लेगा, है ना। ये -5 का जो डेटा है वो किसी काम का अब नहीं है, उसको भूल जाने में भलाई है। अगली चीज जो इस पे ध्यान देनी है वो ये, मान लो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा चार्ज है Q, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इन्फिनिटी से यहाँ आने में मुझे बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, ई वेक्टर इनटू डिस्टेंस। मानते हो कि नहीं मानते हो? मतलब यहाँ का पोटेंशियल कभी जीरो नहीं हो सकता अगर यहाँ चार्ज क्यों आ गया तो। असली में ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, उसको फॉलो करना पड़ता, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज फॉलो करनी पड़ती है कि अगर आपके पैरेलल शीट्स में से किसी भी एक को अर्थ कर दोगे तो यहाँ का चार्ज भी जीरो और यहाँ का चार्ज भी जीरो, आउटर सरफेसेस पे चार्ज सीधे जीरो हो जाएगा, ताकि इन्फाइनाइट वर्क इन्फिनिटी से यहाँ आने के लिए इन्फाइनाइट वर्क ना करना पड़े। यहाँ का चार्ज जीरो हो जाएगा, यहाँ का चार्ज भी जीरो हो जाएगा, सबसे पहला रूल। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ जीरो है, यहाँ टोटल 10 था, इसलिए यहाँ कितना आया, 10, ठीक है। यहाँ 10 तो यहाँ कितना आएगा, -10। यहाँ कितना आएगा पता नहीं, क्योंकि इसका टोटल चार्ज पता नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ का जीरो पता है ना, यहाँ जीरो तो यहाँ कितना 4, यहाँ 4 तो यहाँ कितना -4, यहाँ -4, यहाँ 3 तो यहाँ कितना
7, यहाँ 7 तो यहाँ कितना -7। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि पहले इस पे -5 चार्ज था, अब इस पे -17 कूलम चार्ज है, मतलब यहाँ से 12 कूलम चार्ज और अर्थ में चला गया। कोई दिक्कत है इसमें? इस तरीके से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स में। बस इतना एक ये परफेक्टली काम नहीं करता, बट दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन कि अगर आपका कोई भी एक प्लेट अर्थ कर दिया जाए तो दोनों एक्सट्रीम्स पे आपको चार्ज 0 करना होगा, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है बेटा? तो इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। सर एंड वाला में ही कर लेंगे तो, हम्म एक्सट्रीम वाला में ही अर्थिंग, सर एक्सट्रीम वाला ही प्लेट में अर्थिंग कर लेंगे तब। बेटा अगर एक्सट्रीम वाले पे थोड़ा भी चार्ज आया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हम्म। सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और हाँ सर। इन्फिनिटी से वहाँ आने वर्क कितना करना पड़ जाएगा, फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट। यस सर। वहाँ का पोटेंशियल कैसे 0 हो सकता है? 0 हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है कि आप इन जो एक्सट्रीम प्लेट्स हैं उस पर सीधे सीधे पोटेंशियल को, सॉरी सीधे सीधे चार्ज को 0 मान लीजिए। ठीक है? और यहीं से सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अच्छा चार्ज 0 करते हैं पर अर्थ करने पे नहीं, अर्थ करने पे चार्ज 0 नहीं करते, वो कुछ केसेस में अपने आप 0 आ जाता है। ठीक है? इस केस में हमारा अभी भी परफेक्ट आंसर नहीं है। असलियत ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि सही में दो केसेस हैं, या तो ये इनफाइनाइट शीट्स हैं या ये इनफाइनाइट शीट्स नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए इनफाइनाइट शीट्स हैं। अगर ये सही में इनफाइनाइट शीट्स हैं तो अर्थ की इन शीट्स के हमने कोई औकात नहीं है, इसलिए अर्थ का खुद का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर ये इनफाइनाइट शीट्स सही में है तो अर्थ का पोटेंशियल चेंज कर देंगे ये लोग अपना खुद का पोटेंशियल चेंज होने से पहले। मानते हो इस चीज को कि नहीं मानते? यस सर। ठीक है? और अगर इनफाइनाइट शीट्स नहीं है तो एक्सट्रीम पे एग्जैक्टली जीरो होने की जरूरत नहीं है, नहीं है सर। ये भी मानते हो, हम्म। है ना? बट अब हम क्या करें, हमको तो क्वेश्चन में नहीं बताएगा ना कि एग्जैक्टली इनफाइनाइट है या क्या है। हमारे पास एक जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वही करेंगे, हम दोनों एक्सट्रीम्स पे चार्ज कितना कर देंगे, 0। ठीक है? अगर आप इसका यूज करते हो सही में इस प्लेट का पोटेंशियल निकालोगे ना तो 0 नहीं आएगा, जिसको अर्थ किया है ना उसका पोटेंशियल सही में 0 नहीं आएगा। क्यों? खुद सोचो, यहाँ का 0 है पोटेंशियल और यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो रही है ना, 10 से हाँ। यहाँ -10 हो जा रही है। तो यस। हम 0 से इधर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल थोड़ा सा घट जाएगा, मतलब इस प्लेट का जो पोटेंशियल है इस केस में नेगेटिव हो जाएगा, 0 नहीं हो सकता एग्जैक्टली। ठीक है? समझ में आई यस बात? सर। तो इसका परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि परफेक्ट क्वेश्चन ही नहीं पता है हमें। ठीक है? तो बेस्ट पॉसिबल आंसर मैं वो बता रहा हूँ, वो क्या है कि जब किसी भी एक प्लेट को अगर हमने अर्थ कर दिया तो जो एक्सट्रीम प्लेट्स हैं उसके आउटर सरफेस पे आप चार्ज को 0 मान लो, उसके बाद आप आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है बेटा? यस सर। चलो फिर। चार्ज डेंसिटी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले ही पढ़ा चुका हूँ, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r में प्रूफ करा चुका हूँ कि नहीं करा चुका हूँ? कराया था ना? यस। भूल गए ना? इधर रेडियस r1 इधर रेडियस r2, इसका चार्ज क्यू, इन दोनों को मान लेते हैं हमने लंबे वायर से कनेक्ट कर रखा है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। इस पर चार्ज q1 मान लेते हैं, इस पर चार्ज q2 मान लेते हैं। अगर हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। बट हमने क्या देखा, ये लंबा वायर है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, इसलिए इसके चार्ज की वजह से इस पर कोई पोटेंशियल नहीं आएगा, इसके चार्ज की वजह से इस पर कोई पोटेंशियल नहीं आएगा। लेकिन फिर भी इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसलिए क्या कह रहे हैं, k q1 बाय r1 इज इक्वल टू k q2 बाय
R2. This implies Q1 by R1 is equal to Q2 by R2. यहाँ से क्या आया, Q is proportional to R. This implies sigma is equal to Q upon 4 pi R square is proportional to 1 by R. ठीक है, तो जो सिग्मा होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, मतलब सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 बाय R1। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो बेटा अब ना हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड इट्स बिहेवियर को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है और ये सारा टॉपिक एक साथ कवर होने चाहिए, ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 20 मिनट से आधे घंटे का चैप्टर बचा हुआ है, बाकी तो हमारा ये चैप्टर खत्म है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी इसको फटाफट कॉपी कर लो, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, फटाफट कॉपी करो। वैसे ये पहले पढ़ा चुका हूँ मैं आपको पिछली क्लास में भी, एक बार फिर से बता दिया। क्लोज कर दूं? यस सर, थैंक यू। ओके बेटा, आई एम एंडिंग द मीटिंग। बाय बाय, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सर। थैंक्स।